अगर आपको इस चैप्टर के अंदर ग्राफ्स नहीं आते मतलब आपको चैप्टर में कुछ भी नहीं आता। वन शॉट के अंदर हम कवर कौन से वाले कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड बुल गिव यू विंग्स। तो यहाँ पे रेड बुल ने किसका काम किया? कैटलिस्ट का। पूरी वैल्यू गिवन है और यहाँ पे आपको सिर्फ ये A बाय N वाली वैल्यू गिवन है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी 2 है और एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? और पेपर में सवाल आते हैं, चाहे हमें एक्टिवेट करती है। सिमिलरली एक रिएक्टेंट को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो उसे एक एक्टिवेशन एनर्जी देनी होगी। सो टॉपिक है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। करें स्टार्ट श्वेता? आ रहा है आपके पेपर में? ठीक है, नींद आ गई? चलिए, केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर है। ठीक है, केमिकल आपको पता है, केमिकल्स का यूज करेंगे हम लोग कुछ ना कुछ। काइनेटिक्स यहाँ पे क्या होता है? मान के चलो मोशन, मतलब केमिकल है, मोशन के अंदर कुछ चार्ज फ्लो होगा, कुछ समथिंग समथिंग हम लोग ऐसा सीखेंगे। ठीक, सबसे पहले जो हम लोग रिएक्शंस देखेंगे वो फर्दर कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होंगी। ठीक है, आगे आ जाओ आराम से, इतना पीछे भी बैठ गया। चलो ठीक है, रिएक्शंस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। पहली हमारे पास होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, फिर एक होती है वेरी स्लो, और जिस पे हमारा एंड में पूरा चैप्टर आधारित है दैट इज मॉडरेट या फिर मीडियम स्पीड वाली रिएक्शन। ठीक है, अच्छा वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी हो सकती है? जैसे आपकी पीपीटी वाली रिएक्शंस जो होती है ना, जहाँ पे हमारा पीपीटी बनता है। पीपीटी पता है ना, सफेद सा बनती मिट्टी और नीचे बैठ जाती है, वही वाली। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वी हैव AgNO3 एंड मैंने इसके अंदर नमक मिला दिया मान लो, तो क्या निकलेगा आपका बताओ? सर AgCl नीचे बैठ गया और साथ में क्या निकला? NaNO3, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका AgCl क्या है? वाइट पीपीटी। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती है श्वेता बड़ी फास्ट, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इसका क्या निकालूं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं यहाँ पे ROR से बुला रहा हूँगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब मेरे लिए इतना फिजिबल नहीं है कि ये जो रिएक्शन बड़ी फास्ट हुई 10⁻⁻6 सेकेंड से जो रिएक्शन हुई उसका मैं वो निकालूं ROR। अच्छा, वेरी स्लो का देखते हैं। वेरी स्लो में एग्जांपल सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? करेक्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। जाहिर सी बात है सर, मैं पूरे साल तो बैठूंगा नहीं, ये 5-6 महीने कि मैं देखूं कि लोहे पे जंग लग रहा है। हो सकता है, मगर 6 महीने बैठना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आती है बीच की रिएक्शंस, मॉडरेट स्पीड वाली, जिस पे हमारा पूरा चैप्टर आधारित है और टेक्निकली हम लोग इसका ROR निकाल रहे होंगे। इसका ROR भी हम लोग नहीं निकाल सकते, इसका भी ROR हम लोग नहीं निकाल सकते। मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन जैसे आपकी हो गई हाइड्रोलिसिस, किसका? एस्टर का, सबसे कॉमन, ये हम लोग कर रहे होंगे। एक एग्जांपल दिया है मैंने, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही है, दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल हैं, दिस इज वन ऑफ देम। क्लियर है? लिखो इसे, 3 टाइप के आपके रिएक्शंस हैं। नाउ वी हैव रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला। कि सर रेट ऑफ रिएक्शन आपने बता तो दिया, ये बताओ निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए बड़ा आसान सा है श्वेता, क्या करना है हमने? चेंज इन कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देंगे किससे? चेंज इन टाइम से। करेक्ट, मतलब सर अगर मैं ROR निकालना चाहता हूं तो मैं चेंज इन कंसंट्रेशन जो आया और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम जो आया, टेक्निकली C2 - C1 जो आया डिवाइडेड बाय T2 - T1 जो आया, और थोड़ा हम लोग अच्छे से लिखें तो डेल्टा C बाय डेल्टा T मेरा क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको आना चाहिए। क्लियर है? लिखो। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर रिएक्टेंट। सर फॉर रिएक्टेंट है तो क्या होगा? आओ जरा समझते हैं। फॉर रिएक्टेंट सपोज हमने सेम फॉर्मूला लगाना है सर, C2 - C1 बाई T2 - T1, मतलब डेल्टा C बाई डेल्टा T। अच्छा, फॉर प्रोडक्ट क्या लगाएंगे? आओ पास आओ, बताते हैं। सर ये क्या लिख रहे हो? ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम। फर्क क्या है?
करेक्ट। फॉर रिएक्टेंट जहाँ पे हमारा होता है वहाँ पे हम लोग आगे क्या साइन लगाते हैं, माइनस का। बात समझ गई? मतलब अगर मेरे को कंसंट्रेशन यहाँ लिखनी है, कंसंट्रेशन अगेन हम लोग यहाँ पे कौन सी लेंगे, मोलैरिटी वाली, तो वो उसके आगे आपको क्या लगाना है, माइनस का साइन। ये वाला आपका प्लस का ही रहेगा। अच्छा, रीज़न क्या है माइनस का साइन लगाने का? बहुत ही बेसिक सा रीज़न है, सिंपल सा रीज़न है सर। मैं इतना जानता हूँ कि टाइम के साथ मेरी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कम होती है ना सर। टाइम के साथ रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल ए है, बी बना रहा है, तो सर ये टाइम के साथ ये कंज्यूम होगा तभी तो बी बनाएगा। ये कंज्यूम होगा, ये खत्म होगा, ये कम हो जाएगा, तब जाके बी बन जाएगा और वो बी बढ़ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि रिएक्टेंट के अंदर हम लोग माइनस लगाएंगे, ये बन रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी, ठीक, लिख लो इस बात को। चलिए, अब सबसे ज़्यादा सवाल जो आपके आते हैं वो यहाँ से आते हैं, दैट इज फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो क्या क्या फैक्टर है? ये 6 फैक्टर है। पहले 6 फैक्टर वो घूर लो पहले इन 6 फैक्टर वो कौन से हैं। देखा? ठीक। अब आओ आते हैं, पहला कहता है कि सर नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मेरा मतलब ये है कि वो जो उसका बॉन्ड है वो कमज़ोर है या बड़ा ही मजबूत है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की टेक्निकली देखा जाए तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि सर अगर बॉन्ड मजबूत है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अब एक बात बताओ, अगर ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसे तोड़ने के लिए आपको एनर्जी कम लगानी है, ज़्यादा लगानी है, ज़्यादा लगानी है। सो टेक्निकली आपकी यहाँ पे एनर्जी भी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, टेम्परेचर। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। और एक और बात, बड़ी काम की बात, बड़ी प्यारी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हर 10 डिग्री सेल्सियस मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे, मेरा टेम्परेचर क्या होता है, डबल। सॉरी, मेरा आर क्या होता है, आर क्या होता है मेरा, डबल। ठीक है, नॉट ऑलवेज, मगर इन 90% केसेस हाँ, जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं। ठीक है, कि मैं 10 डिग्री बढ़ा रहा हूँ, मेरा वो डबल हो रहा है, तो टेक्निकली वो ट्वाइस हो रहा है। तो ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, वो पढ़ना है हमें आगे। ठीक, फिर एक बात आती है सरफेस एरिया की। अब सपोज करो ये पूरे कमरे के अंदर रिएक्शन हो रही है, वो ज़्यादा होगी या फिर मेरी जो एक मुट्ठी के अंदर रिएक्शन हो रही है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, जो पूरे कमरे के अंदर हो रही है। या फिर ऐसे लेते हैं सर, जो आपके पूरे हाथ पे रिएक्शन हो रही है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे आर ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया मैंने कम कर लिया तो आर कम हो गया। सो टेक्निकली ये भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के? हाँ सर, तो ये भी आपका आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा भाई लाइट। अच्छा, लाइट आपका कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आपको इमीडिएट रिएक्शंस करवानी हो। याद रखना, इमीडिएट रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ H2+Cl2 पड़ा है तो 2HCl बनेगा, मगर ये HNu की प्रेजेंस की बिना नहीं होगा काम। HNu से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, लाइट। तो याद रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लाइट डाल रहा हूँ तो ही ये रिएक्शन बनेगी, तो ही आपका HCl बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। कैटलिस्ट, सबसे ज़्यादा स्वाद वाला, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, डिफाइन द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात आप लोग बताओ, ठीक है, ये मेरा पुराना तरीका है पूछने का। सपोज करो ये आयुष तू यहाँ खड़ा है, ठीक, अभी हम कहाँ हैं, सेंटर पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सपोज कर तुझे यहाँ पास से जाना है लाजपत नगर मार्केट, या फिर यहाँ पे ले ले तो तुम्हें जाना है अलकनंदा मार्केट। ठीक, और अलकनंदा मार्केट में खड़ी है श्वेता, यहाँ तू खड़ा है सेंटर पे, और लेटेस्ट से तूने ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट देना है, तूने कुछ नोट्स देने हैं उसे, पेपर है इसका कल, तूने कुछ नोट्स देने हैं उसे। अब मैंने बोला ये ले, तूने मुझसे नोट्स लिए यहाँ से और भागा भागा गया, गली से बाहर गया, फिर वहाँ से पूरा अलकनंदा मार्केट गया, देखे आ गया। जब तू इनके पास जा रहा था
फिर वापस आया, चल वापस आने का छोड़, जब तू गया लेटेस्ट से तूने टाइम लिया 10 मिनट, 10 मिनट लिए तूने, है ना, तू भाग के गया, चल के गया, तूने 10 मिनट लिए। अब उसको सामान चाहिए था जल्दी। अच्छा, ये सेम सिनेरियो हुआ दूसरे दिन फिर से, तू फिर से यहाँ पे बैठा था, श्वेता फिर से वहाँ पे थी। अब इस बार जब तू मुझसे नोट्स दे रहा था तो मैंने तो क्या बोला कि कल तू बड़ी लेट गया था 10 मिनट में, अभी तू मुझसे एक काम कर, ये कैन ले ले रेड बुल का। सपोज मैंने तेरे को यहाँ पे कैन दे दिया, किसका, रेड बुल का, ठीक है जी। तूने वो रेड बुल पी, मैं दूंगा नहीं वैसे, 125 का आता है भाई, मेरे भाई पीता है, मुझसे छोटा हो गया, ठीक। क्या बता रहा था, एक रेड बुल का कैन दिया और तूने उसे पिया, ठीक है, मस्त अपना। अब तू गया श्वेता के पास, भागा, जैसे वो देखा स्टिंग की ऐड आती है, स्टिंग एनर्जी, वो ऐसे भागता है एकदम करंट होके, तो वैसे तूने वो रेड बुल पिया और तू भागा। तो अब बता, क्या तुझे 10 मिनट ही लगेंगे, 10 मिनट से कम लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे? कम लगेंगे, जाहिर सी बात है सर। अगर अभी भी 10 मिनट लग रहे हैं फिर तो बड़ा ही आलसी आदमी है। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। अब ये क्रॉप करके आगे लगा दूंगा, रेड बुल गिव यू विंग्स, ठीक। तो कहने का मतलब है सर, अब हो सकता है ये काम मैं कम से कम 5 से 6 मिनट्स में कर दूं। तो यहाँ पे रेड बुल ने किसका काम किया, कैटलिस्ट का। क्या पूरे प्रोसेस के अंदर तूने श्वेता को रेड बुल दी? नहीं दी, खुद पी गया सर। तो जाहिर सी बात है कैटलिस्ट क्या है, इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड और अल्टीमेटली पूरे प्रोसेस को क्या कर दिया, उसने फास्ट अप कर दिया। तो मतलब रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट करेगा। अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। तो आपस में दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बढ़िया कैटलिस्ट डाला है तो बढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा तो स्पीड बढ़ी, और स्पीड बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। अगेन ये भी आपस में दोनों वो हैं। बात समझ में आई? फिर आती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाला कौन सा है, कैटलिस्ट है। फिर आता है हमारे पास हमारा एक प्यारा भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी आप लोग याद कर लो, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ROR के। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेटेड है उतना ही ज़्यादा ROR है, समझे। अगर रिएक्टेंट ही वीक है तो सर प्रोडक्ट भी वीक मिलेगा, प्रोसेस भी स्लो होगा, समझे। ठीक है, लिखो इनको। ठीक, अब सीख रहे हैं क्या हमारा एक्सप्रेशन कैसे लिखता है, जो हमने रेट लॉ को देखा। देखो, एक इक्वेशन आपको गिवन है बड़ी फेमस, N2 + 3H2 गिव यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, NH3 गैस। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपने यहाँ पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, d/dt N2, फिर अगेन d/dt H2 गैस, फिर अगेन d/dt ऑफ अमोनिया गैस NH3। मतलब पहले ये पुट करा, फिर ये पुट करा, और एंड में हमने ये पुट किया। अब हमने क्या सीखा है, रिएक्टेंट में जब हम जहाँ हम लोग कंसंट्रेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पहली बात आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, ठीक है। दूसरी बात ये, रिएक्टेंट्स में हमने क्या सीखा, हम लोग नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो इस साइड दोनों क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब इनके आगे 1 लगा है, इसके आगे 3 लगा है, तो 1/1। जो इसका कोएफिशिएंट है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 के नीचे, तो इसका क्या होगा, माइनस का 1/3, इसका हो जाएगा प्लस का 1/2। सो दैट्स हाउ वी राइट पूरा एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। लिख लो इस रिएक्शन को, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा है, एक साइड ROD, एक साइड क्या लिखा है, ROA। ROD यहाँ पे स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है जी, कि किस रेट से वो डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका है, ROA स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ अपीयरेंस। जाहिर सी बात है डिसअपियर हमारे रिएक्टेंट्स होंगे और अपीयर हमारे प्रोडक्ट्स होंगे रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूँ जो हमने अभी जस्ट सेकंड पहले लिखा था, किस रेट से N2 गायब होगा, तो जाहिर सी बात है सर d/dt ऑफ N2 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। किसके बराबर है ये, अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेम, कि सर माइनस का 1/3H2 और सामने 1/2 आपका अमोनिया/dt दिख रहा है। अगर मैं निकालता हूँ कि किस रेट से H2 निकला, तो जाहिर सी बात है मेरे को H2 को, अगर मैं इस 3 को इस साइड भेजता हूँ तो 3d/N2/dt हो गया। अगर मैं इस 3 को यहाँ भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ अमोनिया dt। क्लियर है? तो मेरी मर्जी है
चाहे तो मैं इस 3 को यहाँ भेजूँ तो ये 3/3 हो गया। अगर इस 3 को मैं यहाँ भेजता हूँ तो ये 3/2 टाइम्स ऑफ अमोनिया dt हो गया। क्लियर है जी? ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इस साइड की कि किस रेट से वो अपीयर हुआ अमोनिया। जाहिर सी बात है अपीयर क्या होगा, सिर्फ बस अमोनिया आपको दिख रहा है, एक ही प्रोडक्ट है, तो इसका हमने क्या निकालना है, d/dt। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूं तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2/3 कैसा आ सकता है बताओ? अच्छा 2 कैसा है ये बताओ, बोलो बोलो। ये N2 नहीं होना चाहिए, NH3 यहाँ पे N2 तो नहीं है, देखा N2 ही तो है, मैं सही तो कह रहा हूँ, N2 होना चाहिए ना, समझे कैसे? ये 2 अगर आपका यहाँ गया तो आपका d/dt N2, ये 2 यहाँ आ गया 1 था, या माइनस होगा तो माइनस लगा देना। अगर ये 2 यहाँ गया सर ये 2/3 बन गया, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया H2 के लिए। तो ऐसे आपने रीअरेंज करके क्या निकाल लिया अपने एक्सप्रेशन। तो जाहिर सी बात है ROR आपका दो चीज़ से मिलकर बना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। क्लियर है? ठीक। अब है आपके पास रेट लॉ। क्या बोलता है रेट लॉ? बोलता है कि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूँ किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। जाहिर सी बात है जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिएक्टेंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो उतनी फास्ट आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो वही बोला है कि सर ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, सपोज करते हैं हमने एक यहाँ पे रिएक्शन उठाई है मुन्ना, 2A + B गिव मी C। अच्छा कंसिडर कर रहे हैं कि सब कुछ क्या है अभी, गैस है, तो जाहिर सी बात है इतना आपने इक्विलिब्रियम सबने पढ़ा है कि सर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके, तो A की पावर x और B की पावर y। ठीक, x और y क्या है, जो इनके आगे नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे स्टीशियोमेट्रिक करेक्ट, अगर 2 लिखा है तो A की पावर जो x है वो 2 हो जाएगा, अगर B के आगे 1 है तो B की पावर जो y है दैट विल बी 1। क्लियर है? अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक आएगा कांस्टेंट, K आया, अगेन इस K को हमने क्या नाम दिया, रेट कांस्टेंट। सो रेट की बात चल रही है तो रेट कांस्टेंट आपने नाम दिया, A की पावर x B की पावर y। अगेन A हम लोग जानते हैं क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक, अच्छा वन मोर थिंग, अगर हम लोग बात करते हैं 5th टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड आपका ऑर्डर, की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। सो ऑर्डर कुछ नहीं है, इट इज टेक्निकली सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स, या फिर आप ये कह सकते हैं सम ऑफ x + y। ठीक है जी, x + y मतलब आपकी जो पावर्स हैं इनको आपने ऐड करना है और आपको क्या मिलेगा, आपका ऑर्डर। करेक्ट, अगर आपको ऐड करके से 1 मिल रहा है सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अगर आपको ऐड करके पावर्स को 2 मिल रहा है दिस विल बी कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। सिमिलरली फॉर थर्ड ऑर्डर एंड गोस ऑन, फोर्थ ऑर्डर तक आता है हमारा आईटी में या जेई में। ठीक है, आईटी एडवांस में या तो जेई मेंस में आता है। स्कूल के अंदर आपका आएगा 1 2 और एक और इनसे अगर दोनों का सम करके आपको क्या मिल रहा है 0, सो दैट विल बी कॉल्ड 0 ऑर्डर। ठीक है, लिखो, मैं जा रहा हूँ फिर यूट्यूब पे 9वीं 10वीं पढ़ने, पढ़ूंगा तो भाई से पढ़ूंगा। खैर, अच्छा ऑर्डर की हमने बात करी, जो ऑर्डर हमने क्या बोला है कि ऑर्डर कैन बी प्लस, नेगेटिव या फिर फ्रैक्शनल हम लोग देख सकते हैं। ठीक, फिर बात करेंगे हम लोग जरा रेट कांस्टेंट की, जो हमने बात करी कि उसकी यूनिट्स बड़ा आती है पेपर के अंदर। पहली यूनिट हमने क्या बोली, मोल पर लीटर पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। n यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है जी, अगर 0 ऑर्डर है तो आपकी यूनिट्स ये हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपकी यूनिट सेकेंड इनवर्स है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली सेकेंड के लिए आपकी यूनिट्स ये है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या बोला है आपसे, मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर के बाद अपना अगला टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन फॉर अ केमिकल चेंज। ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। क्या बोलते हैं केमिकल स्पीशीज, इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके क्या है केमिकल रिएक्शंस या फिर आपके जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वहाँ पे वो कितना कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ
इन अ रिएक्शन फॉर अ केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ 2A आपको दे रहा है सिर्फ और सिर्फ B, तो यहाँ पे जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी वो क्या हो जाएगी 2, क्योंकि कोलाइड कितने कर रहे हैं 2। अगर मैं आपको देता हूँ 3A + B गिव्स यू C, तो यहाँ पे आपकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी 3 + 1 4, करेक्ट। अगर मैं आपको देता हूँ 3A या फिर ऐसे देते हैं 2A + P गिव्स यू Q, तो यहाँ पर आपकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, करेक्ट 2 + 1 3। अच्छा, क्या ये रिएक्शन सही है, गलत है, ठीक है। क्योंकि एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3, ठीक है। तो याद रखना 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, 4 आ रहा है तो गलत है क्वेश्चन ही, या फिर आपका आंसर ही। वन मोर थिंग, ये आपकी एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है। क्या होती है सर, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, लिखा क्या, लिखो, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपके। सो 2 टाइप के आपके रिएक्शन, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, याद रखेंगे एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री वाले आपके कौन से होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन के। सर एलिमेंट्री वाले हमारे सिंगल स्टेप के रिएक्शन है। याद रखना एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्डर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलैरिटी। हमेशा क्या होता है एलिमेंट्री में, ऑर्डर इक्वल्स टू, मतलब क्या है, दोनों आपस में बराबर है, सेम है, ठीक है, सिवाय एक रिएक्शन के, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, सूडो वाली। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर। यहाँ पे जो आपको ऑर्डर कैलकुलेट होगा कहाँ से होगा, जो भी आपके स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन की या फिर एग्जाम्पल देता हूँ 3A + B, तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर क्या हो गया 3, क्योंकि 3 आपका आगे लिखा है। तो अगर आपने निकालना है सर A, रेट एक्सप्रेशन के अंदर आपने इसे लगाया, K लिखा, A लिखा, 1 के आगे जो नंबर था उसे पावर के अंदर चढ़ाया, तो ऑर्डर आपको क्या मिला, टोटल 3। सिमिलरली अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 2A + B और C आपको दे रहा है ये, तो रेट 2 पावर यहाँ पे आ गई और पावर 1 यहाँ पे आ गई, बात सुन रहे हैं। तो ऑर्डर आपको यहाँ क्या मिला बताओ, नेट 3। आओ अब आओ कॉम्प्लेक्स में। सो कॉम्प्लेक्स आपसे क्या कहते हैं कि भैया मैं तो मल्टी स्टेप रिएक्शन हूँ। कौन सी हूँ, मल्टी स्टेप रिएक्शन हूँ, और मेरे में ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या मिले, इक्वल मिले, ठीक है। ऑर्डर में और मे नॉट बी इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये, ऑर्डर अगेन आपका यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप। आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा वो आपका क्या होगा, ऑर्डर बताएगा। एंड अगेन आप लोग एक बात याद रखेंगे अभी से कि स्लोएस्ट स्टेप आपका क्या होता है, RDS। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्लियर है, ठीक। एग्जाम्पल आपको क्या गिवन है, सपोज करो ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है। NO2 NO2 अगर आपस में जोड़ते हैं तो आपको NO और NO3 बनाते हैं, तो मुन्ना ये रिएक्शन बड़ी होती है स्लो, और स्लोएस्ट स्टेप काइनेटिक्स में क्या होती है, RDS। NO3 और CO, ये जो आपने यहाँ पटका साथ में CO डाला, आपको क्या मिला, CO2 और NO2, तो ये रिएक्शन बड़ी होती है फास्ट। अब अगर आपने इसका निकालना है रेट की, सर रेट कैसे निकलेगा, तो रेट कुछ इस तरह निकल जाएगा। जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा होगा एक NO2 को काट देगा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका रेट NO2 पे, क्योंकि रेट ऊपर वाली रिएक्शन डिपेंड करेगी। फास्ट हमने सीखा वो तो कर ही नहीं सकते, करेगी तो ये वाली मीडियम मॉडरेट वाली, ठीक है। इधर बचा सर रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, तो NO2 मैंने यहाँ पटका, NO2 मैंने देखा यहाँ पे पावर लगा दी आगे 2। एंड ऑर्डर क्या हो गया इसका बताओ, ऑर्डर 2 होगा, जाहिर सी बात है। सर पावर जो भी होगी वो इसका क्या होगा, ऑर्डर, क्लियर है, ठीक है। नहीं आया मुझे लग रहा है, रिएक्शन NO2 काट के करेंगे जी, और ऑर्डर हम स्लोएस्ट वाले रिएक्शन से बताएंगे जी, चलिए ठीक है। अच्छा बात चल रही है किसकी, अब रेट लॉ आपने पढ़ा, अब है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेशन मतलब कुछ जोड़ दिया है उसके अंदर। पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर की, कि मतलब सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा। जीरो ऑर्डर में क्या है, ए से डायरेक्ट आपका पी बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट से डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट आपका टेक्निकली किस पे डिपेंड कर रहा है, ए नॉट पे। ए नॉट को मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन पे आपका टेक्निकली डिपेंड कर रहा है।
अच्छा, दूसरी बात ये, अगर मैं बात करता हूँ AT की, सो AT आपका क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? अब जरा ध्यान से देखो, माइनस लगाया बिकॉज हमने सीखा है रेट के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं आगे, K लगाया आगे A0, KT अगर मेरे को निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है तो A0 माइनस AT, विच मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस यहाँ पे फाइनल करा। ठीक, अब टीचर आपसे कई बार पूछता है, दीज आर वेरी कॉमन, कि KT हाफ, T हाफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है T 50%। T 50% मतलब क्या है कि रिएक्शन आपकी यहाँ पे 50% कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। बात समझ आई? इसी को हम लोग हाफ लाइफ भी कहते हैं। आपने कई बार अपने टीचर्स के मुंह से सुना होगा, हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड T 50% या फिर T हाफ। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है सर? इनिशियल को मैंने क्या करा, हाफ कर दिया, डिवाइड बाई 2, तो इनिशियल बाय 2। अगर मेरे को 100% निकालना है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट द 100% ऑफ द रिएक्शन, दैट विल बी A0 बाय K। बस यूनिट्स पूछी जाती है यहाँ पे आपको K की, तो इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई डाउट, कुछ समझ नहीं आया? आया? लिखो। चलो सुनो एक बार ध्यान से, क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर क्या बोल रहे हैं कि A से सपोज करो B जा रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट से कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट साइड जा रहे हैं। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेट इक्वल्स टू किस पे डिपेंड करेगा, आपका A पे। कौन सा A पे? रिएक्टेंट पे। हमने पढ़ा है कि सर रेट हमारे किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे करता है। ठीक है, इसका हमने यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट निकाला। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे इसका कन्वर्ट करना है KT के साथ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ लॉग, 2.303 लॉग A0 बाई AT। A0 आपको मैंने बता दिया, A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और AT क्या है, फाइनल कह लो या फिर कंसंट्रेशन एट टाइम T। ठीक, वो आपका ये है। अब अगर आपने ये KT निकालना है, फॉर लेटस से आपको कुछ भी दे दिया X टर्म, टेक्निकली आपका ये वाला बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है सर, अगर मैं आपसे ऐसे बात करता हूँ कि ये A रहेगा, ये भी आपका A रहेगा, फिर टाइम के साथ ये A माइनस एक्स हो जाएगा और ये X हो जाएगा। अगर मैं A और B की बातें करता हूँ कुछ इस तरह, तो अगर मैं ऐसे निकालता हूँ तो ये A माइनस एक्स मेरा रिएक्टेंट का है। बात समझ में आई? और A मेरा किसका है, जो ऊपर पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट में से कितना कंज्यूम हो गया, वो X की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, और ऊपर A तो रह गई। ठीक है, अब आते हैं परसेंटेज वाले पे। ये सुपर 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 इम्पॉर्टेंट है, ये वाला। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यही वाला। KT X% अगर आपने निकालना है, परसेंटेज वाला सवाल कहते हैं इसे हम लोग मार्केट में। तो कभी भी अगर आपने सॉल्व करना है, आपको बोला T 50%, तो X की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे, 50। ये सेम रहेगा 2.303 लॉग 100 माइनस एक्स, जो आपने वैल्यू पुट करनी है। सपोज आई एम सेइंग T 50% निकालना है, तो ये 50 हो गया, और यहाँ पे हमने 100 माइनस 50 करा, तो क्या बचा 50, तो 100 बाई 50 विच मीन्स 1/2। अब आपने सॉल्व कर देना लॉग के साथ। सिमिलरली T 50 के लिए भी आपको फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ रिएक्शन, है ना, हाफ लाइफ, ये हमने पढ़ा है। क्या बोल रहा है कि 0.693 बाई K इक्वल्स टू 2.303 बाई K, साथ में log 2 है। log 2 अगेन बेस 10 वाला है, इसको कन्वर्ट करा नेचुरल लॉग में, ln2 में, और साथ में K रहा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास T 75% का, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ T 50%। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे करना चाहोगे, सर आपने फॉर्मूला बताया, अगर मैं आप पुट करता हूँ 75% के लिए, सो 2.303 लॉग 100 माइनस 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 इज 25, 100 बाई 25 इज 4, लॉग 4। लॉग 4 को क्या मैं 2 लॉग 2 करके लिख सकता हूँ? कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। उसको सॉल्व करेंगे तो ये मिला ln2 बाई K, अगर नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हेंस ये प्रूफ भी हो गया। ठीक, ऐसी 87.5 का 3 टाइम्स आता है,
93.75 का 4 टाइम्स और T 99% का 2 टाइम्स। ये मैंने कुछ चुनिंदा इसमें लिखे क्योंकि दीज आर मोस्ट कॉमन CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि मुन्ना मेरे को 33.33% भी पता, तो भी आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 2.303 लॉग अगेन 100 है, डिवाइड करेंगे 100 माइनस 33.33 से, एंड आप लोग आंसर लेके आ सकते हैं। फाइन, कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, लिख लो। पूरी वैल्यू गिवन है और यहाँ पे आपको सिर्फ ये a बाई एन वैल्यू गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है, गिवन आपको सिर्फ a बाई एन है। यहाँ पे सर मेरे को ये पूरी वैल्यू गिवन है क्योंकि मैं पहुँच रहा हूँ, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। फॉर्मूला आपको बता दिया, क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसका फॉर्मूला बता दिया, क्वेश्चन ऐसा आएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, क्या होता है सूडो का मतलब? बताओ मुझे क्या होता है पहले। बकरी? अच्छा, नकली। करेक्ट। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, झूठ। मतलब ये झूठी रिएक्शन है। आपको अगर ये इतना पता चल गया कि ये सर सूडो का मतलब क्या है, फॉल्स है, तो बस आधी रिएक्शन तो वहीं पे खत्म है। ठीक? ऐसा क्यों? हाँ, जो फर्स्ट ऑर्डर की तरह आपको लगता है मगर होता नहीं है। आता है पेपर में, आज देखो समझो करना ही क्यों है। एक तो क्या, ठीक। अच्छा लिखो, उसके आपको पॉइंट बताता हूँ। लिखो ऑर्डर, इसका 1 है, शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलरिटी 2। यहां भी लिख देते हैं ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है? 2 है। एंड अगेन ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी 2 है और एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एलिमेंट्री से मेरा मतलब यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, वन मोर थिंग, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें 99% केस के अंदर आपका जो ऑर्डर होता है वही किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलरिटी के। मतलब सर अगर ऑर्डर 1 है तो मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगी। मगर इन केस ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 1 और मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2। बात समझ में आई? अगर आपके पास एक एमसीक्यू आता है, आपके पेपर का दूसरा 300 एमसीक्यू आपसे क्या बोलता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? ऑप्शन में 1 2 3 4, तो क्या होना चाहिए आंसर? 2। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑर्डर 1 तो मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, हमने सीखा रिएक्शन के अंदर। मगर यहाँ पे क्या है? फॉल्स रिएक्शन है, झूठी वाली रिएक्शन है, बकरी वाली नहीं। तो हेंस ये आपकी बात है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ रिएक्शन है हम लोग करते हैं अभी। चलो करें स्टार्ट। ठीक है, अब हमारी क्या है इस चैप्टर की थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर। C12H22O11, दिस इज योर चीनी जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। शुगर, शुगर के अंदर आपने पानी डालना है एक्सेस में, याद रखेंगे। उससे आपको क्या मिलता है? हमेशा एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, ग्लूकोज वाला, फ्रक्टोज वाला। फिर आपने लिया इथाइल एसीटेट, ठीक है जी। इथाइल एसीटेट ये एक एस्टर होता है। एस्टर आपको पता है सर CO ग्रुप आ रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है। एस्टर क्या होता है? अल्कोहल और एसिड से मिलके बनता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, फ्रूटी स्मेल वाला। उसके अंदर आपने पानी मिलाया तो क्या मिला जान गया आपको? इथेनोइक एसिड प्लस एक अल्कोहल मिल गया, दैट इज इथेनॉल। समझे? ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है CH3CH2Br। क्या नाम होगा इसका? बोलो बोलो। ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल Br, तो इथाइल ब्रोमाइड, करेक्ट। सर इसमें पानी मिलाया मैंने तो क्या होगा? सर ये बॉन्ड टूटेगा, ये पानी यहाँ जाएगा जुड़ेगा तो OH आ गया पानी का। पानी का OH आ गया, पानी होता है दिस, ये चला गया, खाली ये पार्ट बचा, ये इसके पास जाएगा और क्या बना लेगा?
HBr। क्लियर है? ठीक। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने मुन्ना इस रिएक्शन का रेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? रेट का फॉर्मूला क्या है सर? पहले तो K लगा दो आगे। अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हम लोग लेते हैं। पहले आपको क्या दिख रहा है? C12H22O11। ये आपने कितने अमाउंट में लिया है? कोएफिशिएंट क्या है इसका बताओ? 1 है, तो पावर 1। साथ में क्या है सर? H2O। H2O का पावर क्या होगा? 1 नहीं, ये होगा 0। कोई भी चीज जब आप लोग एक्सेस में लेते हैं तो उसका कंसंट्रेशन हमारे हाथ में कहाँ रहा बचा? फिर ध्यान से समझो सर, आपने ये 1 मोल डाला है तो उसका कंसंट्रेशन मेरे हाथ में है, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। मगर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि H2 मैंने डाला और खुले हाथ से डाल दिया एक्सेस में, जानवी बिल्कुल मैंने पतीला लिया और भर के डाल दिया उसमें, तो क्या जो पानी का सारा है, नहीं बचा नहीं, बहुत सारा है, हाँ उसमें चला गया, अब बहुत सारा क्या उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है? नहीं। तो उसकी इन दैट केस हम कह सकते हैं उसकी जो पावर हमने क्या लिखनी है हमेशा? 0। उसकी कंसंट्रेशन हम लोग क्या लेंगे? 0, क्योंकि एक्सेस में है सर। तो अगर अब मैं आपको बोलता हूँ मुन्ना यहाँ से तेरे को ऑर्डर निकालना है, तो क्या आएगा? 1, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है? पावर्स का सम है ना, x प्लस वाई का सम। तो ऑर्डर क्या आया? 1। चलिए लिखिए इसे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीनों पेपर में आई है। क्या चीज? हाँ ये भी है। चलो ठीक, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारे ग्राफ्स। अच्छा, ग्राफ्स इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, आपको भी पता होना चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर ग्राफ्स नहीं आते मतलब आपको चैप्टर में कुछ भी नहीं आता, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस चैप्टर के अंदर ग्राफ्स बहुत सारे हैं। वन शॉट के अंदर हम कवर कौन से वाले कर रहे हैं? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिलहाल सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ। रेट कॉन्सेंट्रेशन इसे हम लोग बोलते हैं। अगेन आपका वाई एक्सिस पे रेट है और यहाँ पे क्या है? एक्स पे कंसेंट्रेशन है। ठीक है, पहला आपको दिख रहा है जानवी, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के अंदर आप लोग याद रखते हैं आपकी हमेशा जो कंसेंट्रेशन होती है दैट इज माइनस DA/dt। ए आपका क्या है? अगेन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। ठीक है, अगर आपका ये रिएक्टेंट है तो इसका कंसेंट्रेशन। ठीक, और वो क्या आता है निकल के? जाहिर सी बात है रेट निकालना है तो क्या आएगा? और A 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो ऑर्डर क्या होगा उसका? 0। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और बड़ा मशहूर है रेट कंसंट्रेशन के अंदर ही फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ। कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, इसमें क्या होता है सर? ये ग्राफ जाता है ऊपर की साइड। अगर आपको दिख रहा है ये ग्राफ कैसे जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सेम यहाँ पे काम तो वही है, प्रोसेस तो वही है निकालने का, माइनस DA/dt, मगर यहाँ पे बस पावर क्या हो जाएगी आपकी? 1। पावर 1 क्यों है? क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर है? ठीक, फिर हमारे पास आते हैं हमारे दूसरे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ्स। इसका मतलब समझे आप लोग क्या है इन दोनों का? कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। समझे? टाइम जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। सेम आपका यहाँ पे कि टाइम के साथ, अच्छा कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन टाइम है। अच्छा, वन मोर थिंग आप लोग याद रखेंगे, हम लोग हर एक ग्राफ का क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकालेंगे, और इंटरसेप्ट सिर्फ उसका होगा जो नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं ग्राफ, जो नीचे जाते हैं उनका सिर्फ इंटरसेप्ट निकालेंगे। इंटरसेप्ट डिनोट करते हैं हम लोग C से और स्लोप डिनोट करते हैं हम लोग M से। क्लियर है? ठीक, अब पहला आपको कौन सा मिला? जीरो ऑर्डर का मिला। जीरो ऑर्डर के लिए आपने पढ़ा है अगेन। अच्छा, कंसंट्रेशन टाइम है तो इधर मैंने कंसंट्रेशन पुट करी 80 की और यहाँ टाइम पुट करा। ठीक है, जीरो ऑर्डर है तो कैसे होगा सर? A0 माइनस 80। समझे ना कि A0 में से 80 कितना गया? क्या मिलेगा आपको? K मिला और जो भी यहाँ पे आएगा T 80। सेम गोस। अच्छा, इसका स्लोप कैसे जा रहा है? माइनस के आपको दिख रहा होगा नीचे जा रहा है, बुलेट हो जाएगा टोटल। ठीक, स्लोप कैसे जा रहा है इसका? माइनस K। इंटरसेप्ट आपको अगर निकालना है तो दिस इज A0। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंटरसेप्ट C क्या होता है इसका? A0। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर कौन सा? कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के अंदर आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक ये वाला टाइप का और एक ये वाला टाइप का। एक में क्या है? log A0/80 है और एक में क्या है? log
AT वर्सेस टाइम ग्राफ है। अगर आपको लॉग, एक तो यार ये बुलेट वाले कुछ बोल नहीं सकते, मुझे खुद पसंद है ना। ठीक है, ठीक, log A0 by AT अगर आपने इसे सॉल्व करना है तो अगेन आप ध्यान से देख पा रहे हैं आपको क्या बन रहा है, log A by B आपको दिख रहा है ना, log A by B। अरे भाई log A by B की आइडेंटिटी भी पता क्या, log A minus log B। तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे सर, log A0 minus log AT। समझे बात को, आप लोग इसे सॉल्व कर दो और इसको इक्वल टू किसके रख दो, KT by 2.303 के। क्लियर है। सिमिलरली मैंने यहाँ लिखा है कि KT by 2.303 के हमने इसे इक्वल रख दिया। ठीक, अब ये आपका ग्राफ कंसंट्रेशन या टाइम या फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ अक्सर हमारा ऊपर ही जाता है, आपको दिख रहा होगा। तो ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक भी हो गई, बहुत कम है जो नीचे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में सर ऊपर जा रहा है ग्राफ, अगेन स्लोप क्या होगा, m इक्वल्स टू K by 2.303 पॉजिटिव का। अगर यही ग्राफ नीचे जा रहा होता तो यही सेम रहती वैल्यू मगर नेगेटिव की हो जाती। ठीक है, ये हुआ। आओ अब इधर आओ, अब ये भी सर फर्स्ट ऑर्डर का है मगर ये फर्स्ट ऑर्डर का नीचे जाने वाला है जानवी। ये किसका है, log AT वर्सेस टाइम का। सेम वैल्यू जो आपने यहाँ लिखी यहाँ पुट करी और टाइम को आपने यहाँ पुट करा। उसके बाद आपने क्या निकाला, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पॉजिटिव का है, यहाँ ये नेगेटिव का है सर, क्योंकि इसके बाद इनिशियली कुछ है कंसंट्रेशन। अब ये टाइम के साथ कम हो रही है तो स्लोप आपका क्या होगा, नेगेटिव का। अगर नेगेटिव का ग्राफ है तो इसका इंटरसेप्ट भी आएगा ही। इंटरसेप्ट क्या आएगा इसका, log A0। सिंपल, समझे, क्योंकि AT में से क्या गया, log A0 गया, जो हमने यहाँ सीखा। क्लियर है। तो ये आपके ग्राफ थे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्लियर है। इसके बाद हम लोग कौन से करेंगे, हाफ टाइम वाले हमारे, लिख लो इन्हें। चलिए समझते हैं अब ये कौन से वाले ग्राफ है, ये आपके कौन से वाले, हाफ लाइफ के। अच्छा, हाफ लाइफ का टॉपिक इटसेल्फ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, बोलो। 50% करेक्ट। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी फुल लाइफ है 100% की, तो हाफ लाइफ क्या होगी, 50%। सिमिलरली रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, T50%। आपकी किताबों के अंदर इसे T हाफ बोला गया है शायद से, मगर मेरी लैंग्वेज में मैं इसे T50% बोलता हूँ। आप भी बोल सकते हो, इजी रहता है बोलना, है ना, कि फुल तो सर 100 होता है और हाफ क्या होगा 50। आपकी मर्जी है, T हाफ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब आपकी रिएक्शन 0.5% कंप्लीट हो चुकी है, समझे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने A से B बनाना है और ये 100% रिएक्शन है, तो आप मुझे तब बताओ कि जब हाफ रिएक्शन हुई होगी तब क्या हो रहा होगा अंदर, समझे बात को। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ग्राफ है सर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपका क्या होता है, कुछ इस तरह काम है। T 50% यहाँ पे है और A0 आपका यहाँ पे, दैट इज कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर के अंदर आप A0 by 2 के करेंगे, विच मीन्स आपका ग्राफ यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है सर, कैसे बढ़ रहा है, ध्यान से देखो। जीरो ऑर्डर है, धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, उसके बाद T हाफ तक बढ़ेगा और जैसे आप 100% तक पहुंचोगे उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, समझे, क्योंकि वहां तक बढ़ा 100 तो फिर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यही काम जब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर होता है तो आपके पास इनिशियल वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ है। सेम A0 यहाँ पे, T हाफ यहाँ पे। अच्छा, इसकी मैं T हाफ बताना भूल गया, A0 by 2 के से आपका निकल जाएगा T 50%। जीरो ऑर्डर में आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जीरो ऑर्डर में T 50% का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, A0 by 2 के। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जैसे आपका है तो ग्राफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके अंदर आपने T 50% का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 0.693 by के। इसे आप लोग अपने खून के अंदर बसा लो, अच्छे से याद कर लो, ये फॉर्मूला आता ही आता है। T 50% का ये फॉर्मूला आता ही आता है, 0.693 by K। क्या है, 0.693 by K। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, T 50% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन की पावर 1 minus n, कंसंट्रेशन की पावर 1 minus n। अब n कैन बी एनी, n आपका यहाँ पे ऑर्डर है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आयुष भाई मेरे पास ऑर्डर 2 है, तो मतलब n की वैल्यू क्या हो गई सर, 2 हो गई। जैसे मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 1 minus 2 is -1। सर आपको मिली पावर -1। -1 पावर का मतलब क्या होता है, डिवीजन में चला गया, इनवर्स है। तो मतलब सर T हाफ यहाँ पे क्या है, 1 by A0 के इनवर्स है।
सर मतलब अगर मैं इसे बढ़ाऊं तो ये कम होगा, अगर मैं इसे कम करूं तो फिर ये बढ़ेगा टी हाफ। तो इन दिस केस आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है सेकेंड ऑर्डर के लिए। बात को समझे? अब आप चाहे आप अपना पुट कर दो, यहाँ पे आपके पास ए नॉट है और यहाँ पे आपके पास क्या है टी हाफ, ये लो, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का बन गया ऐसे। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसे भी आपने क्या करना है, लर्न करना है। चलो जी लिखो, आओ जरा अब सीखते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अच्छा ध्यान से सुनना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक? सीखें, आइए। सो द टॉपिक है आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सिंबल क्या है इसका बताओ, म्यू। म्यू कह लो यू कह लो, एक ही बात है, बनाना बस यही है। इसकी वैल्यू आप लोग याद रखेंगे हमेशा लाए क्या से क्या करती है, 2 से 3.5 के बीच में, 2 से 3.5 के बीच में। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुन्ना when temperature is increased by 10 डिग्री सेल्सियस, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर जानवी मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को हर 10 डिग्री पे बढ़ा रहा हूँ, तो हर 10 डिग्री पे मेरा रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। सपोज करते हैं टेम्परेचर मेरा 10 था, अब मैंने 10 कर दिया, मतलब 20 हो गया टेम्परेचर टोटल। रेट पहले 5 था, तो रेट अब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब रेट डबल हो रहा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है सर, क्या फॉर्मूला है, रेट T2 बाई रेट T1 इक्वल्स टू TC डेल्टा T की पावर बाय 10। रेट T2 आपका यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर वाला रेट। ये क्या होगा आपका, T1 की वैल्यू क्या होगी, फाइनल टेम्परेचर, नहीं सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, T1 इज इनिशियल, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 इज योर फाइनल टेम्परेचर। बात को समझे? ठीक है। अच्छा ये TC क्या है आपका, अगेन टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसे आपकी मर्जी है, चाहे तो आप म्यू से डिनोट करो या फिर आप चाहे टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिखो TC। ये डेल्टा T आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर हम लोग कह सकते हैं सर डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना आया, डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना आया, 10 आपका 10 है। बात समझ में आई? ये है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इस पर हम लोग करेंगे सवाल, और पेपर में सवाल आते हैं, ठीक है। सो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, अच्छा ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये, इस टॉपिक से आता ही आता है, मान के चलो आप लोग। क्या बोलेगा आपको कि मुन्ना के पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 है, हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ K वुड इंक्रीज इफ टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 30 केल्विन। अगर मैं 30 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रेट कितना मेरा बढ़ेगा, ठीक। तो अपने पास अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, बोलो सर, रेट T2 बाय रेट T1 और इक्वल्स टू में क्या है, बोलो TC या फिर म्यू कह लो, पावर डेल्टा T बाय 10। ये भी आपने पढ़ा है। इस सेम फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और आंसर लेके आएंगे। समझते हैं कैसे, रेट T2 है, रेट T1 है, इसे ऐसे रहने देते हैं। अब TC की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2, डेल्टा T अच्छा चेंज कितना आया टेम्परेचर में, 30 का, तो सर 30 बाय 10, अल्टीमेटली आपको क्या मिला, 2 की पावर 3 दैट इज 8। समझे ना, 2 की पावर 3 दैट इज 8। सो मैं ये कह सकता हूं जो रेट मेरा T2 है, दिस इज 8 टाइम्स ऑफ रेट T1। समझे बात को, 8 टाइम्स ऑफ रेट T1, ये आपने निकालना होता है बस, आसान सा, समझे। अब मान लो इसकी वैल्यू दे दी T1 या T2 की, सभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे पीछे रीअरेंज करके, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए वरना सवाल नहीं कर पाओगे। चलो जी, वही है, फिर वो क्या कहते हैं, क्या था वो कि साडा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता तुम ही है। अरे तो अगर काट लेता, फिर आप में से किसी को काट लेता, काट, वाह वाह, मतलब काटने का इंतजार करो, उसके आगे हाथ लेके जाऊं, ले भाई मेरे को काट। ठीक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अच्छा चलो, सपोज करो साहब की एक रिएक्शन हो रही है। सर रिएक्शन हम लोग जानते हैं रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बनता है, बीच में भी कुछ बनता है, बीच में जो बनता है सब लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। मतलब सर यहाँ पे जो एक स्टेट आती है वो कौन सी स्टेट होती है, यहाँ पे
इंटरमीडिएट स्टेट वाली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, है ना, जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा होता है फिर आपका प्रोडक्ट बनता है। उसी ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कह दो समझ नहीं आया, मुझे लग रहा है जानवी को नहीं आया, आ गया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, उसी ट्रांजिशन स्टेट को कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं सर, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट आपने बड़ा सा एक गैप वाला इक्वल्स टू बनाना है और उसे काट देना है, जस्ट लाइक अ नॉट इक्वल्स टू साइन आपने बनाना है, ठीक है। आप लोग पेपर के अंदर बिल्कुल ऐसे बना करोगे तो भी काम चल जाएगा, इतना कोई नहीं देखता, मगर जो एग्जैक्ट होता है उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस होता है, तो उसने मैंने आपको बता भी दिया। लिखो इसे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम आपको दिख रहा होगा आराम से। पहले से गुरु क्या डायग्राम बनाया हमने, ये क्या सांप बनाया सर आपने, देख लिया। आओ अब जरा देखते हैं कि सांप नहीं है, ये एक ग्राफ है, आपको दिख रहा है कर्व फॉलो कर रहा है जानवी, कैसे कर रहा है। इधर हमने क्या लिया है, हमारा जो एक्स एक्सिस है उसमें हमने क्या लिया है, रिएक्शन का प्रोग्रेस, कि रिएक्शन प्रोग्रेस कैसे कर रही है, और इधर हमने क्या लिया है, एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी एनर्जी वर्सेस एनर्जी प्रोग्रेस का ग्राफ है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एनर्जी सॉरी रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ। अब जरा बात को समझना आप लोग, सबसे पहले आपके पास यहाँ रिएक्टेंट पड़े हैं, अच्छा रिएक्टेंट के पास कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो ई आर से हमने डिनोट करा कि रिएक्टेंट्स के पास जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है हम लोग क्या बोलेंगे, ई आर। अब वो ई आर आपने सर थोड़ा बहुत बढ़ाया 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 बढ़ाया, जैसे ये पहाड़ की चोटी आई, जैसे पीक आया उसके बाद वो नीचे आने लग गया, क्योंकि अब यहाँ पे क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि आपका रिएक्टेंट्स है, इधर आपके क्या बन रहे होंगे, प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, ठीक है। अब वो बना कुछ ऐसे करके, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट मस्ट पोजेस to cross energy barrier of activated complex, to cross energy barrier of activated complex। आपको ये चीज दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आपके पास रिएक्टेंट पड़े हैं, सपोज करते हैं आप सुबह उठे, ठीक है, और आपको, अच्छा कई लोगों का ऐसा होता है सुबह उठते हैं और उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, चाय, अपनी दिन की शुरुआत करने के लिए, ताकि एनर्जी लाने के लिए। बॉडी के अंदर होता है कि नहीं सर, हमारे दादा मम्मी चाचा पापा को सबको सुबह उठते सबसे पहले चाय चाहिए, उसके बाद सारे काम होंगे। चाय हमें अवेक करती है, चाय हमें एक्टिवेट करती है। सिमिलरली एक रिएक्टेंट को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो उसे एक एक्टिवेशन एनर्जी देनी होगी। बात को समझे, पंखा चलाने तो बटन ऑन करना पड़ेगा ना एक्टिवेट करने के लिए, सिमिलरली एक्टिवेशन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अब वो हम लोग मल्टीपल प्रकार से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा सर, रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी उससे कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, समझे बात को, क्योंकि कैटलिस्ट आया उसने हेल्प करा, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। जहां मेरे को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ी थी 100 जूल, अब हो सकता है मेरा काम हो रहा हो 40 में, 50 में, 30 में, क्योंकि हेल्प किसने करी, कैटलिस्ट ने करी। समझे बात को, ठीक। अब सर ये जो हमारा डिफरेंस आया, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे डिफरेंस को जो पीक तक गया, एक्टिवेशन एनर्जी। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, अच्छा यहीं पे आपका क्या बनता है बीच में, कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जाहिर सी बात है ना, आपका रिएक्शन से प्रोडक्ट के बीच में बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ आपका बीच में क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। अब मैंने जैसे ही बैरियर को पास किया तो मतलब मैंने स्टार्टिंग में क्या लगाया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होता है सर कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लगाएंगे ताकि आप ये बैरियर को क्रॉस कर सकें, कि आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को क्रॉस करके क्या बना सके, आगे प्रोडक्ट बना सकें। समझे बात को, ठीक है। अब बात आती है कि सर यहाँ आपके प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। मैंने आपको वैसे समझा दिया, मगर फिर भी यहाँ लिखा हुआ है कि एनर्जी सप्लाइड टू अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जाहिर सी बात है सर, जैसे इक्वल होगा वो पार करेगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये प्रोडक्ट यहाँ बनने स्टार्ट हो गए तो ये नीचे आएगा ग्राफ, मगर आपको देखेगा यहाँ पे सर कुछ डिफरेंस आ रहा है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा एच। इसी डेल्टा एच को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये आपकी पूरी थी टोटल एनर्जी,
ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ आपने टोटल एनर्जी निकालनी है मुल्ला, तो क्या कर, आप बोलोगे सर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करूंगा और जितना इसके ऊपर मेरे को क्या मिलता है, ई एक्ट, दिस इज कॉल्ड ई एक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल रहा है, देख लो, दिस प्लस दिस। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल, तो क्या करोगे कि सर एनर्जी प्रोडक्ट के लिए और एनर्जी रिएक्टेंट के लिए इसे माइनस कर दूंगा, मेरे को ये मिल जाएगा बस। दिस वाज अ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम और ये पेपर में आते ही आता है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, और रिएक्शन अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है। मतलब नेगेटिव मतलब हीट निकल रही है, पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। समझे बात को? ठीक है, लिखो इस बात को, आता ही बनाने का। चलिए, अब है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन या फिर आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है, वो क्या है क्या नहीं आपके पेपर में कोई नहीं पूछेगा आपसे। पूछेंगे क्या कि ये होता क्या है, तो पहली बात तो ये कि इट इज डिपेंडेंस ऑफ आरओआर ऑन टेम्परेचर, कि आरओआर डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे। आरओआर अगेन इज द रेट ऑफ रिएक्शन, किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, टेम्परेचर पे। ठीक है, ये इक्वेशन आपके खून के अंदर अभी से बस जानी चाहिए, दैट इज के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है इससे। के इज द रेट कांस्टेंट हियर, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका आर्हेनियस फैक्टर कह लो या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह लो या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। आपकी बुक के अंदर हो सकता है लिखा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक, ये आपकी अगेन एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको बता दी नेगेटिव में है। आरटी आपका अगेन गैस कांस्टेंट है, हम लोग दो वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे, 38.314 वाली और कैलोरीज के अंदर 1.98 वाली। 0.0821 का भी यूज करेंगे, बता देंगे कहाँ पे। टी अगेन आपका टेम्परेचर है, इसमें कोई डाउट? ठीक, अब आओ जरा इधर कोने में, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है यहाँ पे। अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है मतलब बहुत देर में आपका पहाड़ क्रॉस होगा। अगर कैटलिस्ट डाल दिया तो पहाड़ छोटा हो गया, विच मीन्स अगर एक्टिवेशन एनर्जी का आपका जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन की स्पीड आपकी क्या हो गई, स्लो हो गई। करेक्ट, मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस ऐसे, तो मतलब आपका ये जो EA है यहाँ पे ज्यादा है, मगर अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो रिएक्शन की स्पीड बहुत क्या हो जाएगी, फास्ट हो गई। मतलब आपका ये डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे कम है इससे, जी हाँ, तो सर यहाँ पे EA आपका कम हो गया तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ गई, मगर यहाँ अगर EA आपका यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कम। इनवर्स कह लो आप लोग, समझे बात को? ठीक है, बनाओ इसे, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मतलब जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देंगे उतना लेट प्रोडक्ट। हाँ, जितनी देखना देख, अगर जितना ज्यादा तेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी उतना लेट प्रोडक्ट, क्योंकि पहाड़ बनता गया बनता गया बनता गया। अब लोगों को पहाड़ को कम करना है तो ऐसा कुछ सामान डालो, कैटलिस्ट डालो, कुछ डालो, ताकि पहाड़ कम से कम हो, और रिएक्शन अगर पहाड़ कम से कम है तो रिएक्शन फास्ट होगी। समझे बात को? ठीक है, चलो अब है आपके पास कुछ ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो हम लोग आर्हेनियस के टाइम पे देखते हैं। यार ये घंटी आएगी, चलो कोई नहीं, पूजा की है, अच्छी बात है। ln k नेचुरल लॉग ln k है ln a माइनस EA बाई RT, आपका एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। लॉग के अगेन वर्सेस 1/t के अगेंस्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ग्राफ है जो बनेगा, दिख रहा होगा आपको, लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है तो सर इंटरसेप्ट भी मिलेगा, दैट इज ln a, ln k है ln a ग्राफ मिला, और स्लोप क्या होगा, माइनस EA बाई R। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ये वाला, तो 1/t तो मैंने वैसे निकाल लिया यहाँ से, इधर खाली अंदर क्या बचा, खाली EA बाई R नेगेटिव का, तो आपका स्लोप आ गया नेगेटिव की वजह से। समझे? जब मैं आता हूँ यहाँ पे लॉग के वर्सेस 1/t के अंदर, अच्छा ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए है ना, लॉग वाला, कि अगर कन्वर्ट करना है तो लॉग हो जाएगा 2.303 R अगेन, फिर आपका माइनस EA बाय ये वाला। अब लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है तो सेम नीचे जा रहा है, तो माइनस का EA बाय 2.303 R फॉर्मूले से आ गया वाले। अब एक और बात आपने याद रखनी है कि सर एक स्लोप आपका ये बन सकता है और एक स्लोप आपका क्या बन सकता है, ये log AC। समझो जरा कैसे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, दो टेम्परेचर, और अगर आपको दो रेट्स दे दिए, दो टेम्परेचर और आपको क्या दे दिए, दो रेट्स दे दिए, तो कैसे करना है सवाल देख लो एक बार। log K2 बाई K1, तो मतलब सर दो रेट दे दिए K2 बाई K1, ठीक है, माइनस EA बाई 2.303 यार, ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, ऊपर से ही आया है, m की वैल्यू रखती है यहाँ पे। साथ में क्या रखेंगे, दो टेम्परेचर की वजह से
1/T1 माइनस 1/T2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद करना है, इसकी डेरिवेशन नहीं आती है पेपर में। इसे ठीक करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू है, ठीक है। log K2/K1 निकाल के आप यहाँ पे निकालो। अब चाहे आपको ये चाहिए तो ये निकल सकता है, ये चाहिए तो ये निकल सकता है, अगर इन सब्स्टिट्यूट करके। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं आपको, चलिए लिखो उसे, सुन लो पहले, समझ लो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है कि RR बिकम्स डबल व्हेन टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम 273 से 283 केल्विन। कि सर RR डबल हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था, हर 10 डिग्री पे आपका RR क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, कांस्टेंट K। अब क्या पढ़ रहे हैं कि सर डबल हो गया, मगर कब हुआ, चेंज कैसे हुआ, 273 से 283, मगर वही कंसेप्ट है, देखो 10 का डिफरेंस आया और डबल हो गया। आपने निकालना आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये रिएक्शन लिखी आपने, सिंपल कैसे कि सर लेटर से R1 के लिए हमारा x है, तो K1 हमारा x हो गया, R2 हमारा 2x है, तो अगेन आपका कांस्टेंट 2x हो गया। समझे बात को या नहीं समझे? अब फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, log K2/K1, log K2 की वैल्यू मैंने पुट करी, बाय K1 की पुट करी, K2 2x। अभी आपको कुछ कट रहा होगा तो आपको ऐसे 2 मिल रहा है, समझे? log लगेगा। हाँ अरे वो log तो आ ही जाएगा, तो आपका log 2 बन गया। अब साथ में आपको क्या चाहिए, इधर A है नीचे जो हमें फाइंड करना है, और नीचे 2.303 R भी था यहाँ पे, याद होगा तो R की वैल्यू मैंने पुट कर दी 8.314, और ब्रैकेट में क्या था 1/T1 माइनस 1/T2। तो 1/T1 क्या था 273, दिस वाज योर T1 एंड दिस वाज योर T2। अब इसे सॉल्व करके आप लोग ये फाइंड कर लो, आपको ये मिल जाएगा, वो आपको आंसर है, ठीक है। तो कोई नहीं, चलो खैर। अब है अपने पास कोलिजन की थ्योरी, आपका टॉपिक का लास्ट पार्ट है कोलिजन थ्योरी। कितने खुश हो रहे हैं, मुंह पे स्माइली देखो दोनों के। रेट ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, अल्टीमेटली रेट ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन आपका दो चीजों पर डिपेंड करेगा, उसकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका इफेक्टिव कोलिजन कितना है। कोलिजन की फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करेंगे Z से, और इफेक्टिव कोलिजन को हम लोग डिनोट करेंगे F से, ठीक। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे करता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं आपके कोई भी बड़ी जगह पे अकर एट बिग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वन मोर थिंग आपने याद रखनी कि रेट हमेशा आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। क्लियर है? नहीं आया? आ गया। फिर आते हैं इफेक्टिव कोलिजन पे, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि मैं आपको क्या बताऊंगा, रिएक्शन का एनर्जी फैक्टर दूंगा और उसका ओरिएंटेशन फैक्टर दूंगा। एनर्जी फैक्टर क्या होता है सर कि रिएक्टेंट मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी, या फिर कौन सी एनर्जी, शाबाश, टोटल। समझे बात को? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था, हमने अभी सीखा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो आपको चाहिए एक एनर्जी बैरियर को, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स को पार करने के लिए। तो रिएक्टेंट मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, तभी वो आपका बढ़िया कोलिजन होगा, जाहिर सी बात है। वरना कोलिजन क्या होगा, कोलिजन क्या होना चाहिए सर, धाम ऐसे करके। अगर ऐसे हो रहा है कोलिजन आराम आराम से टंग 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 करके, तो कोलिजन थोड़ी बढ़िया। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर की, कोई नहीं भूल जाओ उस बात को मैं समझ गया था तुम दोनों का दिमाग। ओरिएंटेशन फैक्टर, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, बात को समझे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं कि चलो ऐसे है NO2, ठीक है, प्लस साथ में एक और आपके पास क्या पड़ा है, लेट अस से NO2, ठीक है। अब अगर आपको इसे बनाना है तो इफेक्टिव कैसे बनेगा सर, कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। अगर इसके यहाँ पर हमने बना दिए तो, बात को समझे। मगर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इफेक्टिव कोलिजन कैसे होगा, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा मैं ये भी बना देता हूँ, हाँ, कि N ऐसे है और O इधर लगा है और O इधर लगा है। और इसके लिए कैसे होगा, अगला वाला बताओ। N ऐसे है और इधर O लगा है और इधर भी आपका O लगा है। इधर मैंने ये बना दिया गलती से, इधर जरा थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं कि इधर ऐसे है गेम, तो इफेक्टिव नहीं होगा। जब आप लोग इससे ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा कि सर N का मेरे को बड़ा सा मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या लगे होंगे 4 O। तो N2O4 आपका इफेक्टिव कोलिजन कुछ ऐसे शो करेगा। समझे बात को? ओरिएंटेशन भी यहाँ पे मैटर करती है।
तो विद दिस हमारा चैप्टर होता है खत्म, जा सकते हैं आप लोग, शाम को आइएगा। ठीक है जी, बाय बाय जी ऑनलाइन वालों।